नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी शिक्षण विधियां से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगे हिंदी शिक्षण विधियां के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, 50 प्रश्न हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे प्रश्न मिलते जाएंगे तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप रेगुलर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है आपके पास सभी के पास शेयर करना है और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हो तो शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है हिंदी शिक्षण विधियां का से संबंधित। पहला प्रश्न है हमारा, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। यहाँ पर देखिए मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है, कौन सी है? आगमन विधि है, निगमन विधि है, अनुकरण विधि है या फिर उपरोक्त सभी। यदि आपने हिंदी शिक्षा शास्त्र पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आगमन विधि, निगमन विधि और अनुकरण विधि ये तीनों ही मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। दूसरा प्रश्न है, भाषा अधिगम के कारक होते हैं। यहाँ पर देखिए भाषा अधिगम के कारक पूछे गए हैं, कौन से होते हैं? भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भाषा अधिगम के कारक के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर भाषा विज्ञान भी होता है, भाषा कौशल भी होता है और भाषा व्याकरण भी भाषा अधिगम का ही कारक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। तीसरा प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखिए व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि के बारे में पूछा गया है, कौन सी है? आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा आगमन निगमन विधि। याद रखिएगा, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि आगमन निगमन विधि होगी। चौथा प्रश्न, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि। यहाँ पर देखिए गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है, कौन सी है? व्याख्या विधि है, स्पष्टीकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपोर्टेंट है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा स्पष्टीकरण विधि। याद रखिएगा, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली जो शिक्षण विधि होगी वो स्पष्टीकरण विधि होगी। पांचवा प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। देखिए शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, कौन है? ब्लूम है, ग्लेसर है, स्मिथ है या फिर डेविस है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा, यहाँ पर डेविस आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक डेविस को माना जाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको सबसे पहले लाइक करना है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। छठा प्रश्न है आपका, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? गीत तथा नाट्य प्रणाली है, शब्दार्थ कथन प्रणाली है, प्रश्नोत्तर या खंडान्वयन प्रणाली है या फिर व्याख्या प्रणाली। यहाँ पर नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि जो कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गीत तथा नाट्य प्रणाली। याद रखिएगा, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली गीत तथा नाट्य प्रणाली होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सातवां प्रश्न है, भाषा कौशल है। भाषा कौशल शिक्षण कराना है, अधिगम कराना है, अनुदेशन कराना है या फिर दक्षता प्राप्त करना है। तो यहाँ पर भाषा कौशल के बारे में पूछा गया है। कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आगे हम आपको जानकारी देंगे, वैसे आपको पता होगा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं। तो यहाँ पर भाषा कौशल के बारे में पूछा गया है कि भाषा कौशल है तो ये दक्षता प्राप्त करना है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। 8वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या फिर नैतिक शिक्षा। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा किस प्रकार की प्रदान की जाती है? तो जीवन उपयोगी शिक्षा। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। 9वां प्रश्न है,
चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है? सरल सा प्रश्न, लेकिन 4 विकल्प आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे कि निदान भी हो सकता है, उपचार भी हो सकता है, निदान व उपचार भी हो सकता है। उपलब्धि तो यहाँ पर आप नहीं सोच सकते, क्योंकि तीनों विकल्प में आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये होगा, लेकिन आपको जहाँ तक मुझे लगता है सही आंसर पता होगा कि उपचार यहाँ पर सही होगा। चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है? उपचार कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो आप विकल्प देख रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज पैदा करने वाले विकल्प देंगे। तो आप यदि प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर को आप ध्यान से समझ लेंगे, तो आपको आसानी होगी एग्जाम में कि चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है? उपचार कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है? किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट मेगर के, रॉबर्ट मिलर के, ब्लूम के या फिर स्मिथ के? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है या फिर सभी है? किसके द्वारा किया गया? अभी हमने जाना कि ब्लूम के द्वारा किया गया। किस प्रकार का है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। 12वां प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपके दृष्टि से उत्तम होगी? यहाँ पर आपका लिखा हुआ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को दोहरा लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपके दृष्टि से उत्तम होगी? यहाँ पर आपके दृष्टि से पूछा गया है कौन सी उत्तम होगी। व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आगमन विधि। याद रखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आगमन विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, 13वां प्रश्न है, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है? यहाँ पर गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप के बारे में पूछा गया है। क्या है? सृजनात्मक गद्य है, वर्णनात्मक गद्य है, भावात्मक गद्य है या फिर उपरोक्त सभी? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप आकलन भी कर पाएंगे या फिर आप इन 50 प्रश्न में कितने नंबर ला सकते हैं ये भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो कमेंट से के माध्यम से बता सकते हैं कि इन 50 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला रहे हैं। तो 13वें प्रश्न का हमारा आंसर होगा सृजनात्मक गद्य। याद रखिएगा, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप सृजनात्मक गद्य होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, देखो और लिखो शिक्षण विधि में प्रयुक्त करते हैं? मौखिक रचना में करते हैं, निबंध रचना में करते हैं, शुद्ध अभिव्यक्ति में करते हैं या फिर उपरोक्त सभी में करते हैं? प्रश्न काफ़ी अच्छा है, तो आपको बताना है कि देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, किस में करते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निबंध रचना में। याद रखिएगा, देखो और लिखो शिक्षण विधि निबंध रचना में प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं? प्रश्नोत्तर विधि हैं, अनुवाद विधि हैं, व्याख्यान विधि हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां के बारे में पूछा गया है कि कौन सी विधि हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुवाद विधि। याद रखिएगा, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आएगी? अनुवाद विधि होगी। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर विधि पूछा गया था और यहाँ पर विषय पूछा गया है। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय क्या है? अभ्यास करना है, ध्वनियों का बोध करना है, शुद्ध उच्चारण करना है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए जो द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय होता है वो अभ्यास करना भी होता है, ध्वनियों का बोध करना भी होता है और शुद्ध उच्चारण करना भी होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है? यहाँ पर देखिए जो नाटक है उसका संबंध पूछा गया है कि किस ज्ञानेंद्रियों से है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। मुंह से है, कान से है, कान व आँख से है या फिर आँख से है? तो आपको पता होगा कि इसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं नाटक को। तो कान व आँख यहाँ पर राइट आंसर होगा कि जो नाटक का संबंध होगा वो कान व आँख की ज्ञानेंद्रियों से होगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है, आईएमपी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? नियोजनात्मक मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है,
निदानात्मक मूल्यांकन है या फिर संकल्पनात्मक मूल्यांकन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? फोर्थ वाला। याद रखिएगा, सत्र की समाप्ति पर जो प्रयुक्त मूल्यांकन होगा वो संकल्पनात्मक मूल्यांकन होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प ही आपका सही होगा। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में क्या उपयोगी नहीं है? शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण या फिर प्रश्नों के प्रकार। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला, शिक्षक निर्मित सामग्री। याद रखिएगा, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में शिक्षक निर्मित सामग्री का उपयोग नहीं है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि। यहाँ पर देखिए अब आपको गद्य शिक्षण की मुख्य विधि के बारे में बताना है। कौन सी है? उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है, स्पष्टीकरण विधि है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए जो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उसके अंतर्गत उद्बोधन विधि भी आएगी, प्रवचन विधि भी है और स्पष्टीकरण विधि भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? आगमन विधि, निगमन विधि, पर्यवेक्षण विधि या फिर व्याख्या विधि। प्रश्न को दोहरा लेते हैं। सूक्ष्म से स्थल की ओर पूछा गया है, कौन सा शिक्षण सूत्र है? काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निगमन विधि। याद रखिएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र कौन सा होगा? निगमन विधि का होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आगमन विधि। याद रखिएगा, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी आगमन विधि का अनुसरण करता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। कौन सी विधि ली जाती है प्रयोग में? अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए माध्यमिक स्तर पर पूछा गया है कि माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर देखिए एक से दो बार या 2 से 3 बार मैं प्रश्न और उत्तर को क्यों दोहराता हूँ? क्यों दोहराता हूँ? क्योंकि आपको यही बार बार प्रश्न और उत्तर यदि आपके सामने दोहराऊंगा तो यही आपको याद हो जाए, इसलिए मैं रिपीट करता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि में जो प्रयोग में लाई जाती है वो विधि प्रश्नोत्तर विधि। यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्तें। यहां पर देखिए मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्त के बारे में पूछा गया है। कौन सी है? व्याकरण सम्मत होना, वृहद समाज द्वारा उपयोग करना, शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्त पूछा गया है तो राइट आंसर होगा आपका, देखिए इसमें व्याकरण सम्मत होना भी है, वृहद समाज द्वारा उपयोग करना भी है, साथ में शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 25वां, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यहाँ संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है, इसलिए संपूर्ण समाज के केंद्र में रहती है, इसलिए संपूर्ण विद्यालय जीवन का है इसलिए, या फिर संपूर्ण बालक जीवन के विकास के केंद्र। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है, इसलिए मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा के मुख्य कौशल है। देखिए कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना। तो साधारण सी बात है, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? उपरोक्त सभी। भाषा के मुख्य कौशल के अंतर्गत लिखना भी होगा, सुनना भी होगा, पढ़ना भी होगा और बोलना भी होगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न है भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमने जाना भाषा के मुख्य कौशल होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पर आपको बताना है कि भाषा के मुख्य तत्व कितने होते हैं, सॉरी कौन कौन से होते हैं, ध्वनि, संकेत, चिन्ह या फिर ये सभी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि भाषा के मुख्य तत्व के अंतर्गत ध्वनि भी है, संकेत भी है और चिन्ह भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये सभी होगा। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, वैसे 4 विकल्प आप पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? ज्ञान, कौशल, ज्ञान उपयोग या फिर मनोरंजन। तो यहाँ पर मनोरंजन आपका राइट आंसर होगा कि मनोरंजन व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है, यहाँ पर देखिए व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति पूछा गया है, साहित्यिक है, व्यवहारिक है, दोनों है या फिर कोई नहीं। व्याकरण शिक्षण के बारे में पूछा गया है तो वो साहित्यिक भी है और व्यवहारिक भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर दोनों होगा, यानी कि 3रा वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए भाषा शिक्षण का मूल आधार पूछा गया है कि मूल आधार होता है मौखिक होता है, लिखित होता है, दोनों होता है या फिर साहित्यिक होता है। तो ये साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि भाषा शिक्षण का जो मूल आधार होता है वो मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोनों होगा। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर 3रा वाला ही होगा। अगला प्रश्न है बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या फिर प्रादेशिक भाषा। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का जो माध्यम है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये मातृभाषा होना चाहिए। जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ यदि मालवा भाषा बोली जाती है तो ये एक मातृभाषा हो गई। तो मातृभाषा में शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर 2nd वाला होगा। चलिए मातृभाषा का अर्थ है, यहाँ पर देखिए मातृभाषा का अर्थ पूछा गया है परिवार की भाषा है, मातृभाषा का अर्थ माँ की भाषा है, पिता की भाषा है या फिर उपरोक्त सभी। सरल सा प्रश्न है, आंसर आपके सामने है। परिवार की भाषा, माँ की भाषा और पिता की भाषा, ये तीनों ही मातृभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है भाषा पर पूर्ण अधिकार किसके द्वारा हो सकता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, काफी इंपोर्टेंट है, काफी बच्चे इसको गलत करते हैं। भाषा पर पूर्ण अधिकार किसके द्वारा हो सकता है? पढ़ने से, लिखने से, सुनने से या फिर लिखाने से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लिखने से। जब आप लिख सकते हैं या फिर लिख लिया है आपने तो कह सकते हैं कि भाषा पर पूर्ण अधिकार आपका प्राप्त हो चुका है, या फिर इसके द्वारा हो सकता है भाषा पर पूर्ण अधिकार किससे? लिखने से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 2nd वाला होगा। चलिए मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है तो मानसिक विकास भी होता है, इससे शारीरिक विकास भी होता है और साथ में बौद्धिक विकास भी होता है मातृभाषा से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है और काफी इंपोर्टेंट है, अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? चाम्स्की से हैं, वाइगोत्स्की से हैं, पावलाव से हैं या फिर स्किनर से हैं। यदि आपने हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी अच्छे से पढ़ी होगी तो ही आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। याद रखिएगा अंतः वाक्य की संकल्पना वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई या फिर ये इससे संबंधित है। कविता का अर्थ है, यहाँ पर देखिए कविता का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। रागात्मक वृत्तियों का संशोधन है, जीवन की समालोचना है, संगीतमय विचार अभिव्यक्ति है या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर कविता का अर्थ पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना और संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, यानी तीनों ही कविता के अर्थ हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है छात्रों को बोलने, पढ़ने में, लिखने का अभ्यास कराना इस सिद्धांत का कार्य। यहाँ पर देखिए किस सिद्धांत का कार्य है? छात्रों को बोलना, पढ़ना और लिखना का जो अभ्यास कराना है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। याद रखिएगा यहाँ कार्य जो है ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है
लिखने की कला का विकास जिस प्रवृत्ति के द्वारा होता है वहाँ है श्रुत लेखन है, रचनात्मक लेखन है, उच्चारण है या फिर वर्तनी सुधार है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा रचनात्मक लेखन। याद रखिएगा, लिखने की कला का विकास जिस प्रवृत्ति के द्वारा होता है वहाँ रचनात्मक लेखन है। यहाँ पर बी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। चलिए, निम्न में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भाषिक सहवर्ती क्रिया कौन सी नहीं है? पूछा गया है अंत्याक्षरी, अनुलेख, आज्ञालेख या फिर कविता पाठ। तो यहाँ पर भाषिक सहवर्ती क्रिया के बारे में पूछा गया है कि कौन सी नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा अनुलेख। अंताक्षरी, आगोलेख और कविता पाठ ये तीनों ही भाषिक सहवर्ती क्रिया के अंतर्गत आता है। अनुलेख नहीं आता है, तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद होता है, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कविता शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है तो स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास और कल्पना शक्ति का विकास, ये तीनों ही उद्देश्य होता है कविता शिक्षण का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा रिक्त स्थान से संबंधित है। किससे है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्किनर से है, पियाजे से है, चॉम्स्की से है या फिर वाइगोत्स्की से है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की से। याद रखिएगा, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। यहाँ पर डी वाला विकल्प या फिर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की मुख्य विधि। यहाँ पर देखिए, कविता शिक्षण की मुख्य विधि आपको बताना है कौन सी है। व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, गीत व अभिनय विधि है या फिर उपरोक्त सभी हैं। यदि आपने हिंदी पेडागोजी ध्यान से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ये व्याख्यान विधि भी है, प्रश्नोत्तर विधि भी है और गीत व अभिनय विधि भी है। ये तीनों ही कविता शिक्षण की मुख्य विधि हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह कथन किसका? यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है? चॉम्स्की का है, ऑरेलिन का है, वाइगोत्स्की का है या फिर जेन पियाजे का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की का। याद रखिएगा, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन वाइगोत्स्की का है। IMP है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु कौन है? छात्र है, अध्यापक है, श्यामपट्ट है या फिर पाठ योजना है? काफी बच्चे यहाँ पर पहला वाला विकल्प लगाएंगे, लेकिन पहला गलत है क्योंकि व्याख्यान विधि के बारे में पूछा गया है, इसका केंद्र बिंदु के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अध्यापक। याद रखिएगा, व्याख्यान विधि में जो केंद्र बिंदु होता है वो हमेशा कौन होगा? अध्यापक होगा, उसमें छात्र का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी विचार दिए गए, जितने भी कथन दिए गए, जितने भी परिभाषा दी गई है, सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपको बताना है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यहाँ मुख्यतः विचार किसका है? वाइगोत्स्की का है, पावलोव का है, चॉम्स्की का है या फिर जेन पियाजे का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेन पियाजे का। याद रखिएगा, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार जेन पियाजे का है। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की जनजातियों की दवा दिया है, यह विचार किसका है? प्रश्न को दोहरा लेते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की जनजातियों की दवा दिया है, यह जो विचार है ये किसका है? पावलोव का है, चॉम्स्की का है, वाइगोत्स्की का है या फिर पाणिनि का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पावलोव। यहाँ पर जो दिया गया विचार या फिर दिया गया कथन है ये किसका होगा? पावलोव का होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोग की क्षमता किसके द्वारा संभव है? पाठ्यपुस्तक के, व्याकरण के नियमों की जानकारी, परीक्षा द्वारा या फिर भाषा प्रयोग के द्वारा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाषा प्रयोग की क्षमता किसके द्वारा संभव है? तो ये भाषा प्रयोग के द्वारा संभव है। याद रखिएगा, भाषा प्रयोग की क्षमता भाषा प्रयोग के द्वारा संभव है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए कि बच्चे किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं? कठिन विषय में,
सरल विषय में जिन विषयों को उनके जीवन से जोड़ा गया हो, या फिर सिनेमा या फिर साहित्य में। यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए कि बच्चे किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं, तो वो लेते हैं कि जिन विषयों को उनके जीवन से जोड़ा गया हो, ऐसे विषयों में अधिक रुचि लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीईआरटी 2005 आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। यहाँ पर देखिए लेखन और उच्चारण के लिए पूछा गया है कि अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या फिर सभी स्तर पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रारंभिक स्तर पर। याद रखिएगा लेखन और उच्चारण के लिए जो अनुकरण विधि उपयोगी है वो प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा और सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जो बच्चे अभी तक रह गए हैं वो आपको ये तीनों चीज़ें करके जाना है, तीनों कार्य आपको पूर्ण करना है। 50वां प्रश्न है, अक्षर बोध विधि संबंधित है, गणित शिक्षण से हैं, विज्ञान शिक्षण से हैं, भाषा शिक्षण से हैं या फिर उपरोक्त सभी से हैं। ये क्यूज के तौर पर आपको आंसर देना है। क्यूज नंबर आपको 50 लिखकर आंसर देना है। ए आएगा, बी, सी या फिर डी। काफ़ी सरल प्रश्न, यदि आप चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से आंसर इसका दे सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा 50वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। वहीं पर मैं आपको आंसर दूंगा, यानी कह सकते हैं कि जिसको मैं लाइक करूंगा समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है। तो आज के लिए 50 प्रश्न थे, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना है, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है। देखिए आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं। तो ये दो चीज़, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ये सभी आप यदि करते हैं तो हमें मोटिवेशनल मिलता है और भी हम इस प्रकार की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।